द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर अमेरिका से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज। ये इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन इनकी पाकिस्तान में बहुत गहरी दिलचस्पी है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और इन्होंने मुझे बताया था कि जैद हामिद की एक वीडियो देखकर इनको पाकिस्तान में दिलचस्पी पैदा हुई। ऋषि, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को? उसके बाद थोड़ी सी बात हम पॉलिटिक्स की भी करेंगे। ये जो पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुद भाई, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वाज बोर्न इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जिस पर उनका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। पर यह बात काफी हद तक सच है, और मैं कह सकता हूं कि 100% सच है कि पाकिस्तान वाज इंडीड बोर्न इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एंड दैट कंफ्यूजन कंटिन्यूज इवन टू दिस डे। और इसके बारे में मैं ये इस तरफ आपका ध्यान जो है वो अट्रैक्ट कर सकता हूं कि 1949 में जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया, तो उसमें कहा गया कि मतलब पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा, और मतलब ऐसे शरिया यहाँ का जो है लॉ होगा। तो इस पर जो हिंदू मेंबर्स थे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इसको अपोज किया और कहा कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के अगेंस्ट है। तो उसी टाइम से ये एम्बिग्विटी, ये कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, जो कि आज तक जारी है। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, वो भी 2 साल बाद इंडिपेंडेंस के। इंडिया का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 1 महीने में पास हो गया था। और आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसको 2 साल सिर्फ जो है इंट्रोड्यूस होने में लगे। और जहां इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन करीब 2 सवा 2 साल में बन के रेडी हो गया था, पाकिस्तान के को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 9 इयर्स लग गए। सो 9 अच्छा। इयर्स पाकिस्तान विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो 1956 में बना, और सिर्फ 2 साल वो कॉन्स्टिट्यूशन चल पाया, और 1958 में उसको एब्रोगेट कर दिया अयूब खान ने। So ये like without Pakistan is a country that has been without constitution for very long periods. अच्छा, ऋषि, ये बात है ना, आपने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की बात की, तो आपको पता है कि उस वक्त 75 के करीब मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और Yes, उनमें से सिर्फ 21 ने इसके हक में वोट दिया था। तो ये चीज yes, भी जो है ना पेश नजर रहनी चाहिए, और बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानियों को भी ये बात नहीं पता कि ओनली 21 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वोटेड फॉर दिस रेजोल्यूशन। और जो नॉन that's मुस्लिम्स थे, correct. नॉन मुस्लिम्स ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी, और उसकी डिटेल जो है हामिद खान, जो पीटीआई के एक सीनियर लीडर हैं, अगरचे बाद में उनके कुछ डिफरेंसेस भी हो गए थे इमरान खान से, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। तो ये बात भी जहन में रखिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि 54 में पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डिसॉल्व हो गई, और उस पर हमारे यहाँ बहुत ये कहा जाता है कि जी ये अगर असेंबली डिसॉल्व ना होती तो हमारा जो है ना मुल्क बहुत तरक्की कर चुका होता। तो इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? और देखिए सर, जब 7 साल आप एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, तो किस काम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है 2 साल में बन के रेडी हो गया था, बट इट टुक 7 years एंड देयर वाज नो प्रोग्रेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई 100 साल के लिए नहीं बनती है कि 100 साल में वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखेगी। It has हम्म। to make a constitution as soon as possible. So अच्छा। that's why, और इसका क्रिटिसिज्म भी किया था मौलाना मौदूदी ने कि हाँ, ये इतना मौलाना, ज्यादा टाइम क्यों ले रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बल्कि मौलाना मौदूदी ने तो ये कहा था कि ये जो मेंबर्स हैं ना इसके, ये तो खंबा किस्म के लोग हैं, लैंप पोस्ट लेजिस्लेटर्स हैं। ये तो ये काबिलियत ही नहीं रखते, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे जो साहब थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने उससे भी ज्यादा सख्त क्रिटिसिज्म किया था इसके ऊपर कि ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट असेंबली है, दे आर डीमंस एंड व्हाट नॉट। तो उसके बाद हम आते हैं कि 56 में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया तो पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। यस, तो
उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और फिर 2.5 साल के अंदर अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्रोगेट हो गया और मार्शल लॉ लग गया। तो इन पे ब्रीफली बताइएगा, क्या क्या आप कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को? देखिए, इस तरह की पाकिस्तान डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बना जिसमें कोई इलेक्शन ही नहीं होता है। 23 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान में। इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो 4 साल में हो गया था। इन 1951 में स्टार्ट हो गया था और 52 में लाइक कंप्लीट हो गया था इन द स्टार्टिंग ऑफ 1952। बट पाकिस्तान को 23 साल लग गए एक जनरल इलेक्शन हेल्ड करवाने में। और वो जनरल इलेक्शन ऐसा हुआ कि जो है कंट्री के ही दो टुकड़े हो गए, क्योंकि अवामी लीग की मेजोरिटी आई जो कि एक बंगाली पार्टी थी, पर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसको ये मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली पार्टी जो है वो पाकिस्तान पे रूल करे। तो मुल्क तोड़वाना जो है वो एक्सेप्टेबल था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और वैसा ही हुआ। So this kind of democracy Pakistan has been like without elections. Can you imagine 23 years without a general election in a democracy, a country that claims to be a democracy? That's shameful. That is utterly shameful. अच्छा, आपने 71 की बात की, तो ये बताइएगा कि 71 को जो इवेंट्स थे उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो हमारा एक इंटरनल मैटर था और इंडिया को कोई राइट नहीं था उसमें इंटरफियर करने का, उसमें इंटरवीन करने का। देखिए, आप लोगों का मैसेकर करके जेनोसाइड करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंटरनल मैटर है। जब हिटलर जेनोसाइड कर रहा था यूरोप में, तब जो है इंटरनेशनल पावर्स और वर्ल्ड कम्युनिटी ने नहीं कहा कि ये तो जर्मनी का इंटरनल मैटर है या ये तो यूरोप का इंटरनल मैटर है। जब आप अपनी कंट्री में जेनोसाइड कर रहे हैं, जब आप जो है करोड़ों लोग, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में आ चुके हैं, तब ये आपका इंटरनल मैटर नहीं रहता है। देन इट बिकम्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। और फिर जो है इंटरवीन वर्ल्ड पावर्स को करना ही था और इंडिया ने किया इंटरवीन। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड वी हैड टू इंटरवीन बिकॉज देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि शुरू से ही बंगाली कम्युनिटी को, बंगाली कल्चर लैंग्वेज को सप्रेस किया गया, क्योंकि उसको समझा जाता था कि ये तो बंगाली हिंदू लैंग्वेज है, ये एक हिंदू कल्चर है, और बंगाली लोग हिंदू कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये लोग पक्के मुसलमान नहीं हैं। और तो इसीलिए जो है पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू रहेगी, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था। जब वो सिर्फ एक ही बार मोहम्मद अली जिन्ना गए थे ईस्ट पाकिस्तान 1948 में, और वहां पे कहा कि उर्दू एंड ओनली उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। और यहीं से जो है प्रॉब्लम्स की स्टार्ट हो गई थी। और 1952 में जो वहां पर लैंग्वेज के प्रोटेस्ट हुए, और फिर 1958 में जब फाइनली मार्शल लॉ लग गया और आर्मी का रूल आ गया, तो by that Bengalis were completely out of power structure, because Bengalis, even though they were like majority in Pakistan, their population, it was like around 53 to 55%, but still uh, they were hardly 5% in the Pakistani army. So they were completely out of the power structure. तो उससे जो है बंगाली पूरी तरह से बाहर हो गए पावर स्ट्रक्चर के, और तब से जो है रिजेंटमेंट बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। बट स्टिल दे हैड सम फेथ इन द डेमोक्रेसी कि कुछ उनको राइट्स मिलेंगे पाकिस्तान में। इवन इन 1965 presidential election, Sheikh Mujibur Rahman was the main election campaigner of Fatima Jinnah in East Pakistan. So तब तक भी he was in favor of a united Pakistan, but then he saw that Fatima Jinnah was defeated और काफी लोगों का कहना है कि the election was rigged. तो फिर 1966 में मुजीबुर रहमान came with his famous 6 point program, 6 point formula, और फिर उसकी बेस पे 1970 का इलेक्शन लड़ा गया और अवामी लीग की मेजोरिटी आई, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू याह्या खान एंड जुल्फिकार अली भुट्टो कि अवामी लीग को पावर दिया जाए। एंड इसके रिस्पांस में उन्होंने पावर देने के बजाय जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया ईस्ट पाकिस्तान में। और आई थिंक कि प्लान ये था कि लाखों, बिकॉज इट वाज मेनली अ हिंदू जेनोसाइड, because the brunt of the major the brutality, it was the majority of the people who faced brutality were the Hindus. तो हिंदुओं पर जो है, और चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, और इसके काफी सारे आई विटनेस भी हैं और इम्पार्शियल विटनेसेस भी हैं।
लाइक आर्चर ब्लड ने भी अपने ब्लड टेलीग्राम में कहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और इसके काफी सारे जो है सबूत है। आरजे रमेल ने भी कहा है कि हिंदूज इन ईस्ट पाकिस्तान वर लाइक ज्यूज इन नाजी जर्मनी। तो ऐसा था कि लाइक हिंदुओं को जहां भी देखो मार दो, एंड मुस्लिम शुड बी किल्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सस्पिशन। So it was like you can say that it was the biggest genocide after the Holocaust. तो ये जब इतना आर्चर आर्चर मैसिव ब्लड की बिब्लिकल स्केल। आर्चर यस, ब्लड की आपने बात की, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये वही साहब है ना जो के कौंसल जनरल थे अमेरिका के ढाका में, ढाका में, ढाका में, जिन्होंने, यस, और इनका ट्रांसफर कर दिया गया था ये ब्लड टेलीग्राम के बाद। और ये किताब जो है ये मेरे ख्याल 5-6 years अगो इट वाज पब्लिश्ड। या गैरी बास, या जी। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि जी ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों का जेनोसाइड हुआ, तो बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहेंगे कि इंडिया में भी मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, बाकी इंडिया में हो रहा है। तो उसको आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? सर, कितने मुसलमान जो है वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, आप बताइए, या इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हैं, या इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं? और हम्म। क्या मुसलमानों की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है इंडिया में? आज मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है 20 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आजादी के टाइम ये 3-3.5 करोड़ थी। तो हम्म। इससे तो वो जो है फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो दिखाते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक भी इंडियन मुसलमान पाकिस्तान माइग्रेट करता है या बांग्लादेश माइग्रेट करता है? नो। सो ये जस्ट प्रोपेगेंडा है कि जेनोसाइड हो रहा है, और जो है यहाँ पर कश्मीर में ब्रूटैलिटी हो रही है और बाकी इंडियन मुस्लिम्स पर ब्रूटैलिटी हो रही है। दिस इज जस्ट प्रोपेगेंडा एंड नथिंग एल्स। अच्छा ऋषि, ये जो कहा जाता है कि खुद इंडिया के स्कॉलर्स जो हैं, खासतौर पे जो रेफरेंस दिया जाता है वो शर्मिला बोस का है, जो नेताजी की ग्रैंड नीस हैं, एंड शी इज एन एमिनेंट इंडियन स्कॉलर। उन्होंने जो किताब लिखी द डेड रेकनिंग, तो उसमें डॉक्टर सफदर महमूद हमारे एक स्कॉलर थे, रिसेंटली उनकी डेथ हुई, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे, फेडरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने बड़ी तारीफ की है इस किताब की, और बहुत से पाकिस्तानी और भी करते हैं। तो इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर बुक इन पाकिस्तान एज फॉर एज द इवेंट्स ऑफ 71 आर कंसर्न्ड। वो ये कहते हैं कि ये बड़ी ऑब्जेक्टिव किताब है, और उसमें शर्मिला बोस ने ये लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा 4,500 बंगाली कत्ल हुए, और टिक्का खान ने, जनरल टिक्का खान ने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि 30,000 बंगाली मारे गए थे। आप क्या कहेंगे इन इन चीजों के बारे में? देखिए, जो शर्मिला बोस की जो बुक है वो, उसको एकेडमिकली उसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ है, एंड इट हैज बीन डिस्क्रेडिटेड बाय मेनी स्कॉलर्स इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स। और उस बुक में बहुत ही ज्यादा बायस देखने को मिलता है, क्योंकि व्हाट शर्मिला बोस हैज डन इज लाइक उन्होंने जस्ट जो पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी सोर्सेज हैं उनकी टेस्टिमनीज को जो है ट्रू कंसीडर किया है, और जो बांग्लादेशी, इंडियन या इवन इम्पार्शियल न्यूट्रल सोर्सेज हैं उनकी टेस्टिमनी को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो जैसे बट ही शी ऑल्सो डिडंट डिनाई कि जो है वायलेंस नहीं हुई है या एट्रोसिटीज पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं की। शी ऑल्सो एक्सेप्ट्स द फैक्ट कि पाकिस्तानी आर्मी ने एट्रोसिटीज की हैं इस पाकिस्तान में। बट जो फैक्ट्स, जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली लो रखे हैं शर्मिला बोस ने, कि कोई मैसेकर कहीं पर हुआ तो उसमें लाइक इफ द इंडिपेंडेंट सोर्स सेज लाइक 10,000 पीपल वर किल्ड एंड द पाकिस्तानी sources are saying 200 were killed, so she accepted the 200 and rejected other figures. So that's how she came with significantly lower figure. बट अगर इंडिपेंडेंटली उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो द डेथ काउंट इज मच मच हायर। और जो सबसे फॉरमोस्ट अथॉरिटी है ऑन द विथ रेस्पेक्ट टू जेनोसाइड एंड मैस वायलेंस एंड मैस मर्डर, आरजे रमेल उनका नाम है। वो एक अमेरिकन प्रोफेसर थे और कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने 1.5 मिलियन का जो है फिगर दिया है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन वर किल्ड, बिकॉज you cannot count every dead person in a genocide or mass violence. So approximately 1.5 million. So there was a massacre. Nobody can deny this. There was a genocide.
अब वो 2 मिलियन था या 2.5 मिलियन या 3 मिलियन, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। जी, अक्टूबर में मैं गया था अमेरिका, तो वहाँ पे एक थिंक टैंक में मैंने एक स्पीच की, तो वहाँ पे फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर आए हुए थे, वो बांग्लादेश में भी रहे, फिर पाकिस्तान में रहे, एम्बेसडर विलियम माइलम। तो उनसे मैंने इस किताब का तज़किरा किया, तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं कि शर्मिला बोस ने ये तो कहीं नहीं लिखा कि कोई ज्यादतियां नहीं हुई थी। उनका पॉइंट ऑफ या व्यू वही ये मैंने है, कहा 2 मिनट हाँ, पहले। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बंगालियों ने उसको रिगरसली कंपाइल नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं किया। बहुत से पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया बड़ा एक अग्रेसिव नेबर है हमारा, और उसका आप देखिए कि इतना ज़्यादा डिफेंस बजट है, और हमें भी उसके मुकाबले में फिर डिफेंस बजट को कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम मैच ना भी कर सकें तो मिनिमम डिटेरेंस के लिए हमें करना पड़ता है। तो व्हाई डज इंडिया स्पेंड सो मच ऑन डिफेंस? Because India is a big country and India has many challenges, and the major challenge is from China. Pakistan is not a very big, challenge for India. Because like Pakistan, the GDP is like 300 billion, even less than Tamil Nadu. पाकिस्तान की जीडीपी तमिलनाडु से भी कम है, जो कि इंडिया का एक स्टेट है. So Pakistan is in no way to challenge India, but the major challenge that India faces is from China, because China is a rising power. तो उस वजह से इंडिया का डिफेंस बजट जो है इतना हाई है. पाकिस्तान is not even a small challenge for India. या हाँ, और एक पॉइंट पर मैं बांग्लादेश वाले पर फिर से आना चाहूंगा. जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन भोला 1970 में, उस पर जो रिस्पांस था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, दैट वाज डिजास्ट्रस. और एक जनरल ने तो यहाँ तक कहा था कि दिस साइक्लोन सॉल्व्ड 500,000 ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि 5 लाख लोग मरे थे उस साइक्लोन में. और जो है उस जनरल ने कहा कि इससे 5 लाख बंगालियों के वोट कम हो गए. सो दिस वाज द लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी एंड carelessness, what Pakistani government showed after that cyclone. And even Yahya Khan का जो response था, it was pathetic. जो साइक्लोन था उसके बाद, और इस साइक्लोन ने बंगाली पीपल को यूनाइट कर दिया, एंड दे वोटेड एन मास फॉर अवामी लीग, और अवामी लीग की विक्ट्री हुई और अवामी लीग की मेजोरिटी आ गई. बट गवर्नमेंट को इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू गिव पावर टू अवामी लीग, और याह्या खान ने इस पॉलिटिकल जो क्राइसिस हुआ था, इसको इसके रेस्पॉन्स में जेनोसाइड लॉन्च कर दिया. एंड दैट्स व्हाट ऑल ही न्यू, कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, kill them, expel them. And Zulfikar Ali Bhutto was equally involved in this. So you can say that all these people, Yahya Khan, Zulfikar Ali Bhutto, Tikka Khan, they were like terrible human beings. अच्छा, ये बताइएगा ऋषि के पाकिस्तान में आजकल ये कहा जाता है कि इंडिया जो है, अब वो इंडिया नहीं रहा। इमरान खान ने ये कहा था, आपको पता है, एज प्राइम मिनिस्टर, कि जो गांधी और नेहरू का इंडिया था, और इंडिया जो है ना वो सेकुलरिज्म के रास्ते से हट गया है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, सो आई एम नॉट हियर टू डिफेंड देम. बट अगर गांधी और नेहरू इतने ही ग्रेट थे तो फिर आप अलग क्यों हुए? पार्टीशन तो जब गांधी और नेहरू थे तभी हुआ था. और इवन कांग्रेस को और गांधी को भी फासिस्ट और हिंदू सुप्रीमेसी कहा गया था. So that shows that it is just just a rhetoric and nothing else. और अगर आपको सेक्युलरिज्म की इतनी ही फिक्र है तो आप अपनी कंट्री को पहले सेक्युलर बनाइए. यू वांट योर कंट्री टू बी एन इस्लामिक स्टेट, बट यू वांट इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट. So this shows the hypocrisy in people like Imran Khan, that in your country you want an Islamic state, you hate secularism, but दूसरी countries जो हैं, especially India, वो secular रहे. So this is like double standards and hypocrisy. अच्छा, असल में हमारे लोग ये कहते हैं जी कि देखें, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, एंड इंडिया क्लेम्स टू बी अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया शुड बी जज्ड बाय अ डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड पाकिस्तान शुड बी जज्ड बाय अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, एंड यू कैन डिक्लेयर योरसेल्फ अ सेकुलर कंट्री, लाइक जो टर्की ने किया था. व्हेन मुस्तफा कमाल अतातुर्क केम टू पावर, he amended the constitution and declared Turkey a secular country.
सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड इन विच सेंस, मैं ऐसे लोगों से यही पूछता हूँ कि इन विच सेंस इंडिया इज नॉट सेक्युलर, इंडिया कम्युनल कैसे हो गया, आप मुझे ये बताइए। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक डिस्क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नॉन हिंदूज के लिए कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, जैसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है? नहीं, अब या देखिए ना, कोई जो जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो कितनी कम हो गई है पार्लियामेंट में और प्रोविंशियल असेंबलीज में, और गवर्नमेंट सर्विस में पहले ही बहुत कम थी। और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पे यकीन रखने वाले जो हैं वो बरसरे इख्तिदार हैं, दे आर इन पावर। देखिए, गवर्नमेंट सर्विसेज की जहां तक बात है वो है कॉम्पिटेटिव। तो वहां पर आपका क्या रिलीजन है दैट डजंट मैटर। देयर आर एग्जामिनेशंस, आपको वो एग्जाम क्लियर करना है, और काफी सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जो है सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। इवन वन ऑफ द टॉपर्स अ फ्यू इयर्स अगो, शाह फैसल, ही वाज फ्रॉम कश्मीर। So there have been many Muslim candidates in the civil services, but it depends. They are selected on merit. They are not selected on religion. कि आपका religion क्या है, that doesn't matter. मेरिट पर सिलेक्ट किया जाता है। और जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। कि कैंडिडेट, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अगर कहीं जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी कैंडिडेट को चूज करती हैं, सो द फर्स्ट फैक्टर इज विनेबिलिटी, कि क्या ये शख्स हमारे लिए इलेक्शन जीत सकता है या नहीं। अगर जीत सकता है तभी उसको टिकट दिया जाता है, अगर लगता है कि नो ही कैंट, तो उसको टिकट नहीं दिया जा सकता। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्री टू चूज देयर कैंडिडेट्स। और जहां तक आपने बात की लाइक डिस्क्रिमिनेशन की, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कहीं पर भी। यू कैन सी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका फायदा बराबर पहुंचाया जाता है हर किसी को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो लोन्स हैं, जो चीप इंटरेस्ट रेट्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, मुस्लिम्स पीछे हैं इंडिया में ड्यू टू देयर ओन ड्यू टू देयर ओन कंजर्वेटिव थिंकिंग, कि उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स को अपने अपोज किया, कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास हो गया, बट मुस्लिम्स कंटिन्यूअसली अपोज रिफॉर्म्स इन देयर पर्सनल लॉ। और वही 1937 के शरीयत लॉ से जो है गवर्न होते आ रहे हैं अभी तक। और जो शाहबानो केस में जो उनका था रवैया, उस पर आप देख लीजिए। So Muslims are backward due to their own faults and flaws, and due to their conservative and backward thinking. क्योंकि आपको दुनिया के साथ मिलके चलना होगा। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और फिर आप कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेंगे दूसरों को ब्लेम करने के लिए कि हम दूसरों की वजह से पीछे हैं। तो आप पाकिस्तानी सोसाइटी को कैसे देखते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी? आप काफ़ी वीडियोस देखते हैं पाकिस्तान की, बहुत से ओपिनियन लीडर्स को जानते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी इज अ कंफ्यूज सोसाइटी, जो कि हमेशा एक विक्टिमहुड की फीलिंग में रहती है, कि हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बिलीव करती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हम पर हमेशा जुल्म हुए हैं, हमने आज तक कुछ गलत नहीं किया, ड्यू टू पीपल लाइक जैद हामिद एंड औरिया मकबूल जान। कि हमेशा अमेरिका और इसराइल और इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमने कुछ गलत नहीं किया है। कोविड है, ये भी एक साजिश है। कोविड की वैक्सीन है, ये भी एक साजिश है। जो है बरसात होती है तो ये भी एक साजिश है, तूफान आता है तो ये भी साजिश है, और वेदर इंजीनियरिंग की जा रही है। इस टाइप की जो है बकवास की जाती है पाकिस्तान में। सो पाकिस्तानियों को इस माइंडसेट से बाहर निकल के आना होगा कि एक तो विक्टिमहुड, कि हमारे अगेंस्ट जो है हम हमेशा विक्टिम रहे हैं, हमने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया है। दूसरा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी देखना, कि नहीं इसमें तो इसका हाथ है, उसमें तो इसराइल का हाथ है, इसमें तो इंडिया का हाथ है। तो इस तरह की सोच जब तक चेंज नहीं होगी, तब तक जो है पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। हाँ, आपको आपको इंडिया के साथ compete करना है तो आप एजुकेशन में करिए, आप साइंस में करिए, आप टेक्नोलॉजी में करिए, उसमें आप compete करिए। बट आप डिफेंस में यू कैन नॉट, आप इंडिया के आसपास भी नहीं है कहीं, यू कैन नॉट डिफीट इंडिया इन अ वॉर। सो एंड डिफेंस में कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए इन 21st सेंचुरी। नहीं, तो पाकिस्तानियों को खतरा है ना कि इंडिया जो है हम पे अटैक कर देगा और हमें जो है वो सब्जुगेट करना चाहता है।
तो फिर हमें जो है वो रखना पड़ता है मिनिमम डिटेरेंस जो है। देखिए, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ थे, असगर खान, उन्होंने कहा था कि चारों वॉर्स जो है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट की अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया ने कभी भी कोई वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं की। तो जबकि इंडिया पर हमेशा अटैक हुआ है, 48 में भी देखिए, 65 में भी देखिए, 71 में भी देखिए, 99 में ही भी देखिए, हमेशा इंडिया पर अटैक किया है पाकिस्तान ने। इंडिया ने पाकिस्तान, तो कहाँ से खतरा है? नहीं, 1971 में तो इंडिया ने मिलिटरीली इंटरवेंशन की थी, इंटरवीन किया था। नहीं तो, बट पहले बॉम्बिंग किसने की थी दिसंबर 3 को? कहाँ पे बॉम्बिंग दिसंबर की 3 थी? को तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की थी ना, ऑन अंबाला एंड नॉर्थ इंडियन सिटीज। तो हम्म। उसी से तो वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। देन इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड वॉर, और सिचुएशन ऐसी बना दी थी पाकिस्तान ने ईस्टर्न बॉर्डर पे, जब 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज आ जाएंगे, जब आप चुन चुन के हिंदुओं का कत्ल करेंगे, आप चेक करके कि सरकमसाइज्ड है कि नहीं, अगर सरकमसाइज्ड है तो छोड़ दिया जाता था, अनसरकमसाइज्ड है तो कत्ल कर दिया जाता था। जो जेनोसाइडल रेप हुआ, आज भी आप गूगल पे सर्च करिए वीरांगना, सो ये टर्म ही वहां पर बना बांग्लादेश में, कि जो लेडीज का रेप किया पाकिस्तानी आर्मी ने 1971, तो उनको वीरांगना कहा जाता है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, तब तो इंटरवीन करना ही पड़ेगा इंडिया को। यू लेफ्ट अस विथ नो अदर ऑप्शन। तो आप कैसे देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो कैसे इंप्रूव हो सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो ऐसे ही इंप्रूव होंगे, लाइक पाकिस्तान हैज टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड पाकिस्तान हैज टू एक्सेप्ट द साउथ एशियन आइडेंटिटी, कि हम इसी जो है जमीन के टुकड़े के रहने वाले हैं, हम यहीं के हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, और हमारा कोई रिश्ता नहीं है बाहर के लोगों से, हम यहीं के हैं, और यहीं से इसी इसी मिट्टी से हमारा रिलेशन है। तो पाकिस्तानीज दे नीड टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस एंड सेलिब्रेट द साउथ एशियन आइडेंटिटी, और जिस दिन ये हो गया, उस दिन इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे कंप्लीटली। हम्म। अच्छा, जो डायस्पोरा है, पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा वेस्ट में, उसको कैसे आप कंपेयर करते हैं? देखिए, काफी डिफरेंस है इंडियन डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा में। लाइक इंडियन डायस्पोरा इज मच मोर एजुकेटेड एंड मच मोर इकोनॉमिकली well established when compared with Pakistani diaspora. And Pakistani people, in Western countries or even in Arab countries, they are in low paying jobs. But Indian, like diaspora, they are dominating the IT industry, and even, you say the business and other kind of, avenues. Even the Prime Minister of Britain is an Indian immigrant now. तो काफी डिफरेंस है, एजुकेशनल डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंस है। सो यू कैन सी द जो डिफरेंस यहाँ पर है सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वही रिफ्लेक्ट होता है डायस्पोरा में। और जो कि पाकिस्तान में एक एंटी साइंस माइंडसेट पाया जाता है, कि साइंस को अपोज किया जाता है हर लाइक एवेन्यू पे, तो वो भी एक बड़ा कारण है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी डायस्पोरा बैकवर्ड है। और जो एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तानी सोसाइटी में, वो भी रिफ्लेक्ट होता है डायस्पोरा में, कितने सारे पाकिस्तानीज पकड़े गए हैं ऑन चार्जेस ऑफ टेररिज्म इन वेस्टर्न कंट्रीज। सो ये जो है प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तानी डायस्पोरा में देखने को मिलती हैं। अच्छा, आपने कहा था कि आप जैद हामिद को देखकर आपकी पाकिस्तान में इंटरेस्ट डेवलप हुई। तो क्या क्या कैसा लगा था आपको पहली दफा जब आपने जैद हामिद को देखा? दैट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि किसी की सोच ऐसे भी हो सकती है, और कोई इस टाइप की थिंकिंग का इंसान भी हो सकता है। And still, that's a source of amusement for me and for many other Indians, सिर्फ मतलब मेरे लिए ही नहीं, और भी काफी सारे इंडियंस के लिए। नहीं, उसमें देखे ना, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो इंडिया में भी तो बहुत से एक्सट्रीमिस्ट हैं ना। बट इंडिया में कोई ऐसे, मतलब लाइक किस सेंस में एक्सट्रीमिस्ट है इंडिया में? मतलब दोज हु हेट पाकिस्तान। देखिए, उसके रीजंस हैं टू हेट पाकिस्तान। वो जो है, लाइक भूटान से तो हेट नहीं करते हैं, हम्म। पाकिस्तान से ही क्यों हेट करते हैं लोग? बिकॉज देयर आर रीजंस फॉर दैट।
हमारे यहाँ हुआ है, पंजाब में पाकिस्तान ने प्रमोट किया टेररिज्म, जिसमें हजारों लोग मारे गए। कश्मीर में प्रमोट किया, 26/11 हुआ, इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। सो दैट्स व्हाई पीपल डिसलाइक पाकिस्तान। नहीं, वो तो फिर पाकिस्तानी, बहुत से पाकिस्तानी आपको कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं और उसमें इंडिया का हाथ होता है। कुलभूषण यादव हमने पकड़ा हुआ है एक बलूचिस्तान से, तो वो भी एक टेररिस्ट था, एक स्पाई था। ये देखिए, कोई भी प्रूफ तो हुआ नहीं है कुलभूषण यादव के अगेंस्ट, एंड ही वाज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक स्पाई है? वो तो कह देते हैं ना जी, कवर कवर है ना, कवर स्टोरी है ना उसकी, वो तो कि भाई मेरा आर्म्ड फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज हमारे देयर इज यहाँ नो तो प्रूफ। यही देयर कहा इज नो जाता है ना प्रूफ कि दैट। वो उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो नहीं देखी आपने? जी सर, वो तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स का क्या है, वो तो किसी से भी कभी भी दिलवाई जा सकती है। नहीं तो देयर इज नो सब्सटेंस टू दैट। इट वाज अंडर टॉर्चर, सो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग इन कंक्लूजन? देखिए, कंक्लूजन में मैं वही कहना चाहूंगा जो मैंने कुछ मिनट पहले कहा, कि अपनी साउथ एशियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें, उसको एम्ब्रेस और सेलिब्रेट करें, और इसी से जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इंडिया पाकिस्तान के बीच। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ऑल राइट ऋषि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।